नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग यूपीपीएससी की देख रहे हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि इसके फॉर्म्स जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग बिना देर किए हुए फॉर्म को अपने फिल कर लीजिए, जो लोग भी अपीयर हो रहे हैं इस बार। ठीक है, और अभी वैकेंसीज की संख्या लगभग 200 ही है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर को है। ठीक है, तो तब तक जितने अध्याचन मिलेंगे या प्रीलिम्स का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जितने भी अध्याचन होते हैं इसमें ही आपके 200 जो हैं इसमें जुड़ के। ठीक है, तो इनकी संख्या अभी अप्रॉक्सीमेटली 500 प्लस होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म फिल करें और इस सीरीज को फॉलो करें। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और अब जो है लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के हमसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो जिससे जो करंट अफेयर्स के रेफरेंस में है। ठीक है, तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। वैसे राज्य की जितनी हमारी चीज़ें हैं उसको ध्यान रखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब चीज़ें। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संबंध में। तो फिलहाल बरदा की बात करें तो ये द्वारका रीजन में है, गुजरात में। ठीक है, और ये एशियाटिक लायंस के रेफरेंस में जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन यूपीएससी के लिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो देखिए जिले तो इसमें खैर 5 ही हैं, एक कंबाइंड क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड हमारा है, और 5 जिलों में कौन है? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर और आगरा। ठीक है, तो कुल इनकी संख्या है 6 और मेनली हायर एजुकेशन जो है उसको प्रमोट या बूस्ट करने के लिए इन जोन्स की स्थापना की जा रही है। हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक द बुक ऑफ नाउ है ना, बुक का नाम और राइटर का नाम इंपॉर्टेंट है, तो मनोज वी जैन, ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विभव कुमार तालुकदार को, जो हमारा ये IUCN है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग के द्वारा संरक्षण नेतृत्व यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक लीडरशिप के लिए द हैरी मैसल अवार्ड दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखेंगे कि हैरी मैसल अवार्ड जो है किस संस्थान द्वारा प्रदत्त है, तो IUCN, और भारत के असम के एनवायरमेंटलिस्ट हैं विभव कुमार तालुकदार। ठीक, अक्टूबर 2024 में ये रिलीज हुआ था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2023 के रेफरेंस में ये आई थी रिपोर्ट। इसमें डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पे था। भारत की रैंकिंग पूछी गई है तो भारत 79वें स्थान पे था। हाल ही में जारी पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो एक ये गोल्डमैन सोनेट फील्ड स्कूल करके है, तो उन और एक बेन ग्यूरियन यूनिवर्सिटी है, इनके कोलैबोरेशन में ये इंडेक्स जारी किया गया। तो इसमें कुल 180 देशों में जो अपना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नेचर के कंजर्वेशन के रेफरेंस में एफर्ट्स हैं, उसकी रैंकिंग की गई। तो उसमें भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है, 176 पोजीशन है। ठीक है, और मेजर जो रीज़न है कि इतनी रैंकिंग ख़राब है, तो कह सकते हैं कि इसमें जो इस रिपोर्ट में रीज़न बताया गया था, तो इनसफिशिएंट ये लैंड मैनेजमेंट और ये बायोडाइवर्सिटी के जो थ्रेट्स बढ़ रहे हैं लगातार। ठीक, खेल मंत्रालय ने इस वर्ष यानी 2024, हालांकि बीत गया है, 2025 में हम देख रहे हैं, तो पहले होता क्या था, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलता था स्पोर्ट्स पर्सन, जो एक काफ़ी रिमार्केबल अचीवमेंट होती थी थ्रू आउट उनके लाइफ में। तो इस अवार्ड को बंद करके यानी रिप्लेस किया है, इसके स्थान पर अब ये आपका जो अर्जुन अवार्ड देते हैं। ठीक है, तो 2024 में मिला है ये सुचा सिंह को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
हाल ही में रतन टाटा जी की जो है मृत्यु हुई थी, तो उन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है रतन टाटा अ लाइफ, है ना। तो इसका राइटर का नाम बताना है, तो थॉमस मैथ्यू। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को ब्रिटेन में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया था इनको, दारा सिंह खुराना, ऑप्शन डी जो है। और ये मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस कह सकते हैं फैलाने के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। ये बबीता चौहान, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे 2024 में ही अक्टूबर में जो हमारा नेशनल कमीशन ये है ना फॉर वुमेन, तो इसकी भी जो है चेयरपर्सन अपॉइंट की गई थी दूसरी, इनका क्या नाम था? विजया किशोरे रहाटकर, ठीक। दोनों नाम ध्यान रखेंगे। हाल ही में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? ठीक, तो ये सितंबर 2024 में हुआ था गोरखपुर में। देखिए प्रमुख भारतीय शासक रहे हर्षवर्धन, इनके बारे में कई सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो उसी में से एक है कि 5 इंडीज़ को इन्होंने अपने नियंत्रण में लिया। अब ये 5 इंडीज़ कौन थे? तो देखिए ये 5 इंडीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये जो लेख हैं, चाइनीज़ ट्रैवलर जो था हुएन उसके लेखों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक। तो हर्षवर्धन ने 5 ऐसे क्षेत्र उस समय के भारत के जिनको एक तरीके से अपने कंट्रोल में लिया, है ना, विजय प्राप्त की और उसको अपने कंट्रोल में लाया। तो वो कौन-कौन से थे? तो हम एक बार विकल्प देखते हैं सारे, ठीक। इसमें बी सही है। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इस दौरान जो लेख लिखे गए तो बंगाल को उस समय ये गौड़ कहा जाता था, ठीक है। और बिहार को रेफर किया गया इसमें मिथिला, ठीक। देखिए यूपी पीसीएस में पहले लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी दिसंबर 1984 में, तो किस गैस के जो लीक हुआ था उसके माध्यम से? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, आप इसको जानते रहिए, है ना, शॉर्ट फॉर्म में एमआईसी भी इसको कहा जाता है। तो हुआ क्या था, इस रिसाव में बहुत सारे लोगों की जान गई, तो उसके बाद से ही एक फिर एक्ट बना भारत में, है ना, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनिए। क्रोनोलॉजी लगानी है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 हमारी डायनेस्टीज हुई, ठीक है। तो तुर्किश रूलर्स यानी जो ये मामलूक की हम बात करें तो 1206 एडी से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है। फिर आते हैं खिलजी 1290, फिर तुगलक 1320 और सैयद 1414 और फिर लास्ट में लोधी 1451 से 1526, ठीक। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, इसको आप समझ लीजिए। गुलाब खिले तो सूंघ लो, तो सबका पहला पहला अक्षर है इसमें। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई? तो 1833 का एक्ट था। सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको पढ़िए। एक पुस्तक है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, है ना, जो महिलाओं पर भारत के विभाजन के दुखद प्रभाव का वर्णन करती है, कि राइटर का नाम बताना है। तो ये इनका नाम था उर्वशी बुलाटिया। किस वर्ष में यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफ संबंधन स्थापित किया गया? तो कम्युनिकेशन जैसे आज इतना इजी है, पहले इतना नहीं था। तो टेलीग्राफ वगैरह की सुविधाएं होती थी, तो पहला जो भारत और यूरोप के बीच में, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे उस समय, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया, तो ये 1865। इसमें से कौन अपरिवर्तनवादी यानी नो चेंजर्स के समूह से संबंधित नहीं था? देखिए ब्रिटिश जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारा चल रहा था ब्रिटिश शासनकाल में, तो एक कांग्रेस के विदिन एक समूह था जिसको नो चेंजर्स के नाम से जाना गया। ये ऐसे लोग थे जो उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीयों के शामिल होने को अपोज करते थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंस्ट्रक्टिव वे में, है ना, कंटिन्यू करने में बिलीव करते थे। तो मुख्य जो लीडर्स थे इसमें, है ना, जैसे ये आपके वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, है ना, यहाँ पे अंसारी जी, ठीक है, कस्तूरी रंगा, विट्ठल भाई पटेल जो है ये ऑड हो जाएंगे। हाल ही में किस भारतीय टेक कंपनी ने फ्रांस में अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर का मतलब जो है इसमें
तरह तरह के जो स्टार्टअप्स, एकेडमिक जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब जो है एक तरीके से ग्लोबल कंपैटिबिलिटी एक तरीके से बढ़ा सकें सब लोग अपने अपने इनपुट्स को दे करके। तो इस चीज़ के लिए कह सकते हैं सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की थी हमारा जो टीसीएस है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी। तो ये जो है इसका ये मतलब कह सकते हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं कहाँ पे, पेरिस में। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? अ, ये यूनेस्को का ही बेसिकली एक कह सकते हैं प्रोग्राम है ना, शुरू हुआ था 1992 में। तो जो कुछ इस तरह की इंटेंजिबल चीज़ें हैं ना, उसको शामिल किया जाता है इसमें। तो भारत की तरफ से इसमें जो रामचरितमानस हमारा है, पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं, और सहृदय लोक लोकाना, इन तीनों चीज़ों को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण दर्शाता है या यहाँ पे मिलता है और इसको एक स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, वो कौन सा है? ठीक, तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ इंडस वैली के जो हमारे स्थल हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो उसी में से इस जो विशेषता वाला क्षेत्र है, ये हमारा है कौन सा? धोलावीरा। ठीक है, कहाँ पे ये इसकी लोकेशन है वर्तमान? रण ऑफ कच्छ। ठीक। नेक्स्ट है, सहजिया संप्रदाय जिसका प्रारंभ 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुआ था, सामान्यतः किसी से संबंधित है? इस दौरान ये एक काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट कह सकते हैं, बंगाल रीजन में था। ठीक है, सहज एक शब्द होता है मतलब काइंड ऑफ इजी, है ना, तो उससे ही बना है सहजिया, इसका अर्थ भी यही है। तो ये लोग जो है भक्ति मूवमेंट, अर्ली भक्ति ट्रेडिशन कह सकते हैं, फॉलो करते थे और रीजन था बंगाल। 8वीं शताब्दी के बाद से मणिग्रामम दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध क्या था? मणिग्रामम बेसिकली एक व्यापारियों का समूह संघ होता था, है ना, डी ऑप्शन को चुनेंगे, जो मेनली ये साउदर्न इंडिया, इधर श्रीलंका और चाइना वगैरह में ट्रेड करते थे। उनका एक ये संघ जो है इस रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, कौन एक महिला नयनार संत नहीं है इसमें से? तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, साउदर्न इंडियन रीजन में, है ना, विष्णु के उपासक थे 12 अलवार संत, उसमें से एक महिला थी अंडाल, है ना, ये हमने पहले भी देखा था, तो यही ऑड हो गया। ठीक, बाकी ये सब जो है नयनार थे। किस वर्ष में हिंदू महासभा एक हिंदू संगठन के रूप में स्थापित हुई और भारत में एक संगठन के रूप में अस्तित्व में आई? ठीक है, तो देखिए कांग्रेस से कह सकते हैं, है ना, उसमें से जो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदूज का ग्रुप था, उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की 1915 में। और जो पूछा था कि फाउंडर कौन थे मुख्य, तो मदन मोहन मालवीय जी। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? ये जो है कलेक्शन ऑफ लेटर्स है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर जो रहे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे, वेटिंग फॉर वीज़ा, इसके लेखक का नाम बताइए कमेंट करके। देखिए जो चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ आंसर करें हमें, इससे एक कम्युनिकेशन हमारे आपके बीच रहेगा, तो हमें भी उत्साह होता है कि आप लोग सीधे से इन चीज़ों को लेकर के हम आपके लिए आगे और बेहतर प्रयास करेंगे। 1937 के चुनाव, है ना, असेंबलीज के हुए थे 35 के जो एक्ट आया उसके बाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस समय जो राज्यों उस समय के राज्य थे उनमें सरकारें बनी। तो यूपी में जो मंत्रालय गठित हुए इन इलेक्शंस के बाद, तो किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? ठीक है, तो फाइनेंस इनको मिला था रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शन बी। 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया, धोती लंगोटी पहनना आरंभ किया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सकें? ठीक है, तो लगभग जो लोगों से कनेक्ट करने के क्रम में कई सारे जो है इस तरह की चीज़ें गांधी जी के द्वारा की गई, उसमें से ये था। तो ये जो है इस दौरान साउथ इंडियन स्टेट्स में, रीजन्स में जब वो टूर कर रहे थे, है ना, तो सिंबलाइज कर सके उन लोगों से, है ना, तो इसलिए इस चीज़ को इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा झुके हुए पठार का उदाहरण नहीं है? टिल्टेड प्लेट्यू का एग्जाम्पल इसमें नहीं है, तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, इसको हम मेनली जो है इंटर माउंटेन प्लेट्यू यानी कि जो है अंतर पर्वतीय पठार कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है हिमालय रेंजेस के मध्य में स्थित है ना, तो इस वजह से ये टिल्टेड का एग्जाम्पल नहीं है।
नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी ये बताना है। तो 1990, है ना। तो पहले ये पूरी तरीके से एक सब्सिडरी था ये आईडीबीआई बैंक का, ठीक। बाद में वर्ष 2000 से इसको डीलिंक कर दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे आप आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हमारे पेड ग्रुप्स जो है अभी आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, हमारे नए ग्रुप्स भी स्टार्ट हुए हैं, फाउंडेशन बैच। इसके अलावा फुल स्टडी मटेरियल विथ डिस्कशन या विदाउट डिस्कशन के ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इन चीज़ों में भी आप जुड़ सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। इसके अलावा आप मेंस की तैयारी अभी से करना चाहें क्योंकि आंसर राइटिंग भी ज़रूरी है, इन सब में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पे कॉल या व्हाट्सएप के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ही नॉमिनल फी में आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी ये तीनों मोबाइल नंबर जो है वो बताए जाएंगे, तो उन पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक संबंधों के त्रिपक्षीय निकाय निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों पर प्रारंभ हुए। तो भारत में जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्कर, है ना, तो तीनों के सामूहिक रूप से जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए ये रिकमेंडेशन की गई थी विटले कमीशन के द्वारा, ठीक है। और इसी को हम जो है रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के भी नाम से जानते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तो आज़ादी के बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, है ना। तो इसमें 3 जो है कह सकते हैं श्रेणियों में उद्योगों को विभाजित किया गया, शेड्यूल ए, बी और सी। ए में कौन कौन से कह सकते हैं क्षेत्र थे, जैसे ये आर्म्स एंड एमिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। बी में क्या था कि जैसे मशीनिंग वाले टूल्स, एल्युमिनियम, है ना, ये सब टाइप की इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा सी में वे क्षेत्र थे जो बी और ए में नहीं थे, ठीक। प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध की समाप्ति पर 1826 में हस्ताक्षरित संधि का नाम बताएं। इस संधि ने ब्रिटिश शक्तियों की विजय पर मुहर लगा दी। बेसिकली ये जो म्यांमार का रीजन है ना, तो बर्मा के नाम से आप इसको पहले जानते थे, तो बर्मीज एम्पायर हुआ करता था। तो जो वर्तमान हमारा जैसे ये मणिपुर, असम, है ना, अराकान, ये सब जो क्षेत्र थे इसमें आते थे। तो ये जो है युद्ध हुआ फर्स्ट, तो इसमें 1826 में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ यांडाबू, ठीक। तो जिसमें ये वाले जो क्षेत्र थे अभी हमने जो बताए, तो ये जो है देने पड़े बर्मीज एम्पायर को, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। मणिपुर, असम, अराकान, ये सब जो क्षेत्र हैं, तो इसी ने यहाँ पे जो है ना कह रहा है कि ब्रिटिश शक्तियों की विजय पर मुहर लगा दी, क्योंकि काफी सारा जो इसका मेजर एरिया था वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था। अब नेपाल का जो क्षेत्र है वर्तमान का, तो उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में युद्ध लड़ा गया। तो ये हेस्टिंग्स था, है ना, गवर्नर जनरल 1813 से 23 के बीच में। तो 1814 में, है ना, इन्होंने नेपाल पे काइंड ऑफ वॉर कर दिया, और फिर ये 1816 में जाकर के समाप्त होता है, सुगौली की एक संधि हुई थी, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो चूंकि देखिए होता क्या है कि प्रेसिडेंट के नाम से ही सारे काम होते हैं, लेकिन रियल रूप एक्सरसाइज जो उस पावर को करता है प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, बट ये पूरी इन्फॉर्मेशन इनको सूचित की जाती है ना। तो ये सब प्रावधान दिए गए आर्टिकल 78 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 5 में। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, पूछा भी जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे केंद्र में हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके, ठीक। तो ये मंत्री और प्रधानमंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है ना। तो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये सिर्फ लोकसभा, है ना, के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में, है ना, उसमें यही लाइनिंग ही लिखी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। अगर सरकार के प्रति, है ना, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता है, तो ऐसे प्रस्ताव को मूव करने के लिए मिनिमम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उस हाउस के, उनकी सहमति चाहिए होगी ऐसे प्रस्ताव को, ठीक है। तब वो मोशन जो है स्पीकर एक्सेप्ट करेंगे, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री के सचिवालय का नाम बदल करके प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो अभी जो पीएमओ हमारा ऑफिस है ना, पहले ये
प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था 1977 तक। ठीक, तो उसके बाद जो है ये मोरारजी देसाई मिनिस्ट्री ने इसको रीनेम किया पीएमओ के नाम से। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950। ठीक, तो इस समय तक 8 अनुसूचियां थी, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ कई बार। अभी वर्तमान में जैसे 12 हैं, तो उसी के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो वही पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान इसको जो है किया गया। तो पहला अमेंडमेंट ही हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जिसके माध्यम से 9th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसमें एक लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज डाले गए जो कि चैलेंज नहीं किया जा सकते थे कोर्ट में। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, उत्तरदायी है? तो जो जीडीपी हम देखते हैं ना वर्ष भर में, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का जो होता है हमारा योग, उसके रूप में हम इसे जानते हैं। तो इसका कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करती है, ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये वाला मंत्रालय करता है। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस पॉलिसी के बारे में पढ़िएगा। अप्रैल 1948, है ना, इंडिपेंडेंस होने के बाद। और ये भी पूछा जाता है कि इसको उस समय पार्लियामेंट में किसने प्रेजेंट किया था, है ना, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी योजना के बीच में कितने वर्षों का अंतराल रहा? 5 ईयर प्लान्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेजर मेजर उसके अचीवमेंट्स रहे या हाइलाइट्स रहे, प्लीज़ इसकी लिस्टिंग पढ़िएगा। हमारे ग्रुप्स में जो होंगे लोग, उनको मटेरियल ऑलरेडी दिया गया है, तो इसको पढ़िए, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था, हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो समाप्त हुआ था 1966 में। उसके बाद प्लान हॉलीडे थे, है ना, यानी कि एक एक वर्ष के प्लान बनते थे इसमें। तो 69 तक ये सिलसिला चला। ठीक है, तो 1969 से हमारा फोर्थ प्लान स्टार्ट हुआ था, फोर्थ 5 ईयर प्लान, है ना, तो 3 साल का गैप है। अब देखिए पूछा गया ना कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है किस समय काल से, तो 80 से 85 के बीच में ये योजना चली थी। नेक्स्ट है संशोधित मूल्य वर्धित कर इनमें से किस चीज से संबंधित है? तो वैल्यू एडेड टैक्स हमने पहले बताया था, तो उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है मॉड वैट, जो कि संबंधित था मुख्यतः इससे, एक्साइज ड्यूटी से, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1900। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लान था ये, मेनली जो है हमारा जो रूरल सोसाइटी थी इस समय पे काफ़ी, आपको पता है आज़ादी के बाद अंडर डेवलप थी, तो उसी को, है ना, कई सारे जो एस्पेक्ट हैं लोगों के जीवन के, रूरल सोसाइटी के, उसको इंटीग्रेट करने से संबंधित थी ये योजना। ठीक है, समय समय पर इसमें से कौन सा विनियमन नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो भारत की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, उसके रेफरेंस में जो फॉरेन एक्सचेंज है, तो उससे संबंधित ये रूल्स प्रकाशित करता है आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो जितने भी क्रॉपिंग सीजन है उसके पहले आप देखते होंगे ना कि हमारी क्रॉप्स के लिए मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस, जो मार्केट मंडीज के रेफरेंस में आता है ना, तो इसके निर्धारण के लिए हमारी एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना, ये निर्धारित करते हैं। एक चीज़ ये बताइएगा कि वर्तमान में कितनी कुल फसलें हैं जिसके लिए ये हमारा एमएसपी जो है निर्धारित किया जाता है, इसको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है ट्राइसेम, ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना जो है, इसमें से किस चीज़ से संबंधित एक कार्यक्रम है? इसका भी उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो को हमने यहाँ पे समाप्त किया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं यहाँ तक, इसको साथ के साथ प्लीज़ रिवाइज करिएगा। और हमने पहले जैसे बताया, हमारे पेड ग्रुप्स में आप जुड़ना चाहें तो अभी भी आपके पास पूरा समय है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 3 मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं, तो उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो समाप्त करते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।